हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ हिंदी से एक नया चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे जो है कि बर्तनी। ठीक है, तो बर्तनी जो आप जानते हैं कि इंग्लिश में उसको स्पेलिंग बोला जाता है, वही हमारी हिंदी में आकर बर्तनी हो जाती है। अब बुकों में तो सीधे सीधे चीज़ें दी हुई है कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द दे दिए कि ये आपका बर्तनी हो गया, लेकिन मैं आपको बर्तनी के बारे में कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर कि बर्तनी कहाँ से हमारी आई हिंदी के अंदर और कहाँ से जो है शुद्ध और अशुद्ध शब्द आने स्टार्ट हुए, यानी कौन सा शब्द अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है, ये कहाँ से माना गया और इसका जो मानक पैमाना है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बर्तनी की अगर परिभाषा की बात कहें तो ये बोल सकते हैं कि जो लिखने की रीति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्तनी होती है, यानी बर्तनी बोलते हैं। देखिए, अब आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था ध्वनि और लिपि। ठीक है, यानी ध्वनि जो अब हमारी बोलने की जो ध्वनि होती है, मुख से जो ध्वनि निकलती है उसी को एक चिन्ह दे दिया गया, और जो चिन्ह देने की जो शैली यानी लिखने की जो शैली हुई उसको हमने लिपि कहा। ठीक है, अब क्या सभी ध्वनियों को लिखा जा सकता है, ये प्रश्न उठता है। तो सभी ध्वनि से हमारा तात्पर्य ये है कि ध्वनि भी कई प्रकार की होती है, कुछ निर्जीव वस्तुओं के द्वारा होती है, कुछ मनुष्य के द्वारा होती है, या सजीव वस्तु जैसे पशु पक्षी सभी ध्वनि निकालते हैं। तो जब अगर निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो जैसे जल की आवाज़ भी हो सकती है या वस्तुओं का कंपन भी हो सकता है, वो भी ध्वनि ही होती है। तो उनको हम साइड में रखते हैं, उनसे हमें बात नहीं करनी क्योंकि उनका तो कोई मतलब नहीं है, वो भी नहीं लिखी जा सकती, ऐसा मान सकते हैं ना। अब बात आती है कि क्या मनुष्य के द्वारा सभी ध्वनि सार्थक होती है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो मनुष्य ध्वनि निकालता है या मनुष्य के द्वारा जो ध्वनि निकाली जाती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सार्थक, एक होती है निरर्थक। ठीक है, अगर निरर्थक की हम बात करें तो जैसे मनुष्य अपने सामान्य क्रियाकलाप द्वारा जो आवाज़ निकलती है, मनुष्य के जो सामान्य क्रियाकलाप होते हैं उनसे जो आवाज़ या ध्वनि निकलती है उनको हम एक कैटेगरी मान लेते हैं। जैसे कि हम चलते हैं, जो हमारे पैरों की आवाज़ होती है, यानी चलने से, ये दौड़ने से जो आवाज़ होती है उसको भी हम क्या है, निरर्थक ध्वनि मानते हैं, यानी हमारे जो है हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि नहीं आती। ठीक है, दूसरी एक बोल सकते हैं अनिश्चित क्रियाओं से, जो अनिश्चित जो क्रियाकलाप हमारे होते हैं जैसे कि खर्राटे आना, जम्भाई आना, इस प्रकार से जो ध्वनि आती है वो भी हमारी क्या है, निरर्थक कैटेगरी में ही आएगी, क्योंकि उसका भी हम हिंदी में उच्चारण नहीं करते। वो भी एक अनिश्चित क्रियाकलापों वाला, मैंने इसीलिए पहले बोला कि वो भी हमारी इच्छा से नहीं होता। तीसरा हमारा आता है, कभी कभी हम दुख से इतना पीड़ित होते हैं या दर्द से कर्राने लगे, या स्वाभाविक उसको ध्वनि बोलते हैं। जैसे कर्राना, आदमी, अब कोई भी मनुष्य होता है दर्द से पीड़ित होकर अगर कर्राता है तो वो भी ध्वनि भी हमारी निरर्थक में आती है, यानी हिंदी में जो उच्चारित होती है मनुष्य के मुख से, ऐसा बोलिएगा आप, तो उसको हम सार्थक ध्वनि में रखते हैं। लेकिन वो भी दो प्रकार की होती है, यानी मुख से जो ध्वनि निकली, मुख से निकली ध्वनि वो क्या है, सार्थक कैटेगरी में आती है। लेकिन यह भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक इसमें भी सार्थक होता है और इसमें भी एक निरर्थक होता है। अब आप बोलेंगे कि मुख से भी सार्थक और निरर्थक कैसे? ठीक है, तो देखिए, सार्थक होती है जो हम अपने विचार अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्त करते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसको हम सार्थक ध्वनि मानते हैं, और उसी का हम क्या है, बर्तनी, जो अभी तक जो आगे डिस्कस करने वाले हैं बर्तनी में, उसी का यूज होने वाला है, या हिंदी में जो है उसी भाषा को हम उपयोग में लाते हैं, है ना। तो ये तो हो गई सार्थक की बात। अब निरर्थक, निरर्थक जैसे कि हम सीटी बजाते हैं, भाई वो भी तो मुख से बजा रहे हैं ना, सीटी बजाना, या कोई भी गाना हम गुनगुनाने लगे चलते फिरते घूमते हुए, तो वो भी हमारी निरर्थक ध्वनि में आती है। निकल तो मुख से रहा है गाना, लेकिन वो भी निरर्थक, यानी उस विचार को हम उस प्रकार से व्यक्त नहीं कर रहे जो हम हिंदी में व्यक्त करते हैं। बात करते हैं बर्तनी की। तो बर्तनी में क्या हुआ, जब पहले कुछ विद्वान अपने तरफ से कुछ लिख रहे थे, यानी कोई शब्द किसी प्रकार से लिख दिया और किसी ने कोई शब्द किसी प्रकार से लिख दिया, और आने वाली पीढ़ी उसको उच्चारित करते समय परिवर्तन आ जाता था। भाई एक बात बताइएगा, कोई शब्द तो किसी प्रकार से लिख रहा है, देखिए किसी ने तो आई इस प्रकार से लिख दिया, किसी ने आई इस प्रकार से लिख दिया, और किसी ने आई या आए जैसा अगर हम बात करें तो किसी ने ऐसे लिख दिया और किसी ने ऐसे लिख दिया। तो हमारा मतलब ये है कि अब इसमें से क्या शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, इसको कैसे माना जाए, सबके अपने अपने मत थे उस समय। ठीक है, तो उसके बाद में भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में एक वर्तनी समिति गठित की, ठीक है। और इस समिति को ये सौंपा गया काम कि आप जो जितने भी हिंदी के शब्द हैं या हिंदी के ऊपर आप कुछ नियम बनाइएगा जिसको सभी फॉलो करें और ये माना जाए कि उन नियमों के अंतर्गत आते हुए हिंदी के ये चीज़ें शुद्ध हैं और ये चीज़ें अशुद्ध हैं। यानी उन नियमों के अंदर अगर हिंदी की सारी चीज़ें आएंगी तो वो शुद्ध मानी जाएंगी, और उसके बाहर अगर कुछ अपनी तरफ से कोई भी लिखता है तो उसको अशुद्ध माना जाएगा। तो ये 1962 के बाद स्टार्ट हुआ ये रिपोर्ट। मतलब जो वर्तनी समिति थी 1961 में बनने के बाद उसने 1962 में अपनी पहली रिपोर्ट भारत सरकार को यानी शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उन्होंने कुछ नियम बनाए, जो मैं कुछ नियम मतलब नियम तो काफ़ी सारे हैं, और जो किसमें है 351 आर्टिकल में, जो हमारे संविधान है उसके 351 आर्टिकल में ये सारे नियम हैं। वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो कुछ नियम है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जैसे कि पहला नियम ये कहता है कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर, हिंदी के जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं वो सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। मतलब आपको समझ अब आएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि राम ने कहा, तो विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। तो उसमें नियम ये कहता है कि सर्वनामों को छोड़कर, भाई यहाँ पर सर्वनाम थोड़े ना है, सर्वनामों को छोड़कर ये जो विभक्ति चिन्ह है ये अलग ही लिखे जाए। तो जैसे सर्वनाम उसने, भाई ये नियम ये क्या है, उस क्या था, सर्वनाम था, लेकिन सर्वनामों को छोड़कर, सर्वनाम के साथ तो आ सकता है लेकिन सर्वनामों को छोड़कर सभी के साथ ये नहीं आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे, ये अलग अलग लिखे जाएं। तो ये नियम बनाया गया, तब हम इसको शुद्ध मानेंगे। अगर आप इस प्रकार से कहीं लिख देते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम आप देते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तो उसमें अगर आपने ये लिख दिया तो यहाँ पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है, अगर इसको मिलाकर आपने लिख दिया तो, ठीक है। नियम में एक अपवाद भी है कि सर्वनाम, जैसे कोई सर्वनाम आता है और उसके साथ दो विभक्ति चिन्ह आती है तो उनको दोनों को अलग अलग रखा जाए। यानी इस प्रकार के सभी नियम, जैसे उसके लिए, तो ये क्या है, एक विभक्ति चिन्ह तो इसके साथ आ गया के, और जो दूसरा आया उसको अलग कर दिया गया। तो अगर आप एग्जाम में जैसे कि इन दोनों को मिलाकर लिख दीजिएगा तो वो भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें उन सारे नियमों में थी। बहुत सारे नियम हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सारे नियम एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बस मेरा कहने का या समझाने का उद्देश्य ये है कि ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हुई। उसके बाद में सन 2012 में इन्होंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है उसके अधीन आता है, इसको सारी चीज़ें ये सौंप दी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, एक चेन्नई हो जाएगा, हैदराबाद और गुवाहाटी और कोलकाता, यानी 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी इसके हैं। तो इसने क्या किया, सन 2012 में IS 16500 के नाम से, IS 16500 2012 के नाम से इन नियमों में कुछ संशोधन करने के बाद वो 2012 में लागू कर दिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वर्तनी का जो या हिंदी का जो सारी चीज़ें, जो नियम जो दिए गए वो कब से लागू हुए, संशोधन करने के बाद की बात कर रहा हूँ। वैसे तो वर्तनी समिति ने जो नियम दिए थे वो 1962 में दिए थे, जो लागू हुए हैं संविधान के अनुसार वो लागू कब हुए, IS 16500 2012 के तहत 2012 में लागू किए गए हैं। और ये किसने किए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नियमानुसार, यानी इनके निर्देश पर ये लागू किए गए, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो केवल और केवल मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द यहाँ पर लिखकर बता देता तो आप ये समझ नहीं पाते। रटने की बात नहीं है, रट तो आप बुक से भी सकते हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बुकों में दी हुई नहीं है कि ये आई कहाँ से, शुद्ध और अशुद्ध शब्द हमारे आए कहाँ से, कौन ये डिसाइड करता है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। भाई विद्वान तो सभी, अगर विद्वानों ने शुद्ध शब्द दिया है तो अशुद्ध भी उन्होंने दिया होगा, कोई हम थोड़ी ना अपने वास्ते बना लेगा इंसान। यानी सभी चीज़ें पहले से बनती चली आ रही हैं,
सभी शब्द पहले से बने हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध का जो निर्णय लिया गया वो इन नियमों के तहत लिया गया है, या जो हम एग्जाम देते हैं उसमें शुद्ध और अशुद्ध जो डिसाइड करते हैं वो टीचर डिसाइड नहीं करते, वो सारी चीज़ें हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब जो अशुद्ध और शुद्ध बर्तनी वाली बात आती है वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। बस हमको अब ये तो कम से कम कंफर्म हुआ होगा ना कि ये सारी चीज़ें होती कहाँ से हैं, बस वही मेरा उद्देश्य था यहाँ आपको बताने के लिए। अब हिंदी बर्तनी में जो शुद्ध और अशुद्धता आती है वो कई प्रकार से आती है। थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस ये कर लेते हैं। देखिए, एक तो आती है इसकी बात, ये वाला से काफ़ी कंफ्यूज करता है। मोस्टली तो ये संस्कृत में यूज होता है, संस्कृत भाषा में ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन हिंदी भाषा में भी इसके शब्द आते हैं। दूसरी आती है, मैंने आपको कल मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था, वे और बे में अंतर। एक इस प्रकार की शुद्धि भी और अशुद्धि हो सकती है। दूसरा आता है इनका प्रयोग ऊष्मीय व्यंजनों का। ठीक है, एक ये हो गया। एक इसका आ जाता है जो अशुद्धि होगी छः और कोमा छः, इन दोनों के बीच में, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब एक चीज़ मेरे को ये बताइएगा आप, क्या आपने कभी ऐसा विचार किया कि जब हम इसको है बोलते हैं तो इसको तैयार क्यों नहीं बोलते? इसको तैयार क्यों बोलते हैं, इसको है क्यों बोलते हैं, या इसको और क्यों बोलते हैं और इसको कोवा क्यों बोलते हैं? कौवा, ये आपने कभी सोचा है? तो ये सारे जो भी नियम बनाए गए हैं, ये सारे नियम इसी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है हमारा, इसके द्वारा जो लागू किया गया है, इसमें ही सारे नियम विस्तृत रूप से दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से हिंदी के नियमों में जाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको कोई नेट क्वालिफाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ ग्रेजुएशन लेवल तक की मेरी बात आपसे बोली थी, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं आती है। ये मैंने नॉलेज के लिए बताया आपको। ठीक है, तो जो बाकी कुछ वर्ड हैं, जो कुछ शब्द हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें शुद्धि अशुद्धि की, तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो वर्ण संबंधी और एक होती है शब्द संबंधी। ठीक है, यानी दो प्रकार की अशुद्धि यहां पर होती है, एक तो वर्ण संबंधी और एक शब्द संबंधी। ठीक है, वर्ण संबंधी में भी हमारी दो आ जाती है, एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो या तो स्वर से हमारा तात्पर्य यह है कि या तो मात्रा में शुद्धि और अशुद्धि होगी, ठीक है, किसी भी शब्द में, या फिर हम कहें कि व्यंजन। व्यंजन से मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन संबंधी यही होता है, छः की जगह हमारा शय यूज कर लो या इसकी जगह हम ये यूज कर लेते हैं, तब हमारी वो अशुद्धि किसमें आती है? व्यंजन संबंधी में। ठीक है, तो आप समझ पाए कि बर्तनी यानी जो अशुद्धि और शुद्धि हमारी होती है वो दो प्रकार की रहेगी, या तो वर्ण में होगा या शब्द में होगा। अब वर्ण के अंतर्गत दो आ जाती है, स्वर और व्यंजन। तो वही सारे वर्ड जो हम कल देखेंगे वीडियो में, वो स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे, और वो आज हम डिस्कस करेंगे तो आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, उसमें हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आप सभी को जो आज की जानकारी मैंने आपको दी है, अगर वो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेरी बस जो आज की जानकारी देने का उद्देश्य था कि आप ये समझने में, आपको ये समझ आए कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं। ठीक है, बाकी तो ये बर्तनी बुक में दी हुई है, काफ़ी शब्द हैं, आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं बुक से, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आपको कुछ चीज़ें अंदर की मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, ये बर्तनी का आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर, यानी जो चल रहा है उसकी नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।